हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर पर डिस्कशन करेंगे और जिनका नाम है टी.एस. एलियट। थॉमस स्टुअर्ट एलियट इनका पूरा नाम है और मॉडर्न एज के ये एक रिप्रेजेंटेटिव राइटर जाने जाते हैं। आप में से काफी लोगों के फेवरेट राइटर होंगे और काफी लोगों के लिए एक फियर भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ये इनसे पूछे जाते हैं। कई बार आप लोग को आते हैं, कई बार नहीं आते, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट क्रिटिसिज्म पार्ट। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो स्टूडेंट जो रिवीजन क्लास को देख रहे हैं या रिवीजन क्लास जैसा कोई लेक्चर सोच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उनके लिए क्लास बहुत हेल्पफुल है। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और कुछ एडिशनल भी मैं आपको पॉइंट्स बताती रहूंगी जो भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। बायोग्राफी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके जो पोएटिक वर्क हैं वो इंपॉर्टेंट है, प्लेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न एज के रिप्रेजेंटेटिव राइटर क्यों हैं। तो जब आप पोएम के बारे में सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। इसके अलावा इनका क्रिटिसिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम डिस्कस करते हैं टी.एस. एलियट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनका जन्म कब होता है। इनका जन्म होता है 1888 में। 1888 में इनका जन्म होता है अमेरिका में। ओके, यूएसए में जन्म होता है। लेटर ऑन ये ब्रिटेन की सिटीजनशिप ले लेते हैं। 26 सितंबर 1888 को जन्म होता है इनका सेंट लुइस मिसौरी। ठीक है, सेंट लुइस मिसौरी में इनका जन्म होता है, मिड वेस्टर्न अमेरिका में, 26 सितंबर 1888 को। ये एक जाने माने प्ले राइट है, क्रिटिक है और पोएट है। तो कई बार प्लेस का नाम पूछा जाता है। इनके फादर का नाम है हेनरी वेयर एलियट, जो कि एक बिजनेसमैन है, और इनके मदर का नाम है शार्लेट स्टर्न। मदर फादर का नाम यूजुअली पूछा नहीं जाता है। इन्होंने 14 इयर्स की एज में पोएम लिखना स्टार्ट कर दिया। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्ड फिट्जजेराल्ड रुबाइयत ऑफ उमर खयाम। और इनकी पहली पोएम है अ टेबल फॉर फीस्टर्स। फर्स्ट पोएम इज अ टेबल फॉर फीस्टर्स। आप जो भी पॉइंट्स आपको पीडीएफ में ना मिले आप नोट करते जाएंगे। आप में से कुछ लोग ने पूछा था पीडीएफ कैसे मिलेगी। जो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप की ज्वाइन की कोई भी फीस नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। आप उससे नोट्स बना सकते हैं या पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, इसको उन्होंने लिखा था अ टेबल फॉर फीस्टर्स। ये इनकी फर्स्ट पब्लिश पोएम जानी जाती है, फर्स्ट पब्लिश पोएम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि इन्होंने कब चेंज किया अपना, इन्होंने सिटीजनशिप अपनी कब चेंज की। तो आपको याद रखना है ईयर 1927। ओके, 1927 में इन्हें ब्रिटेन की सिटीजनशिप मिलती है। ठीक है, ब्रिटिश सिटीजनशिप। अभी हमें कुछ एमसीक्यूज में मिलेंगे, आपको वहां पे भी ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे। 1927 ईयर इंपॉर्टेंट है। 1914 में ये इजरा पाउंड से मिलते हैं और इन्होंने इजरा पाउंड को अपना लिटरेरी मेंटोर माना था और उन्हीं के ही सजेशन में उन्होंने द बेसलाइन को एडिट भी किया था। हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स। न्यू क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड रहे हैं और इस क्रिटिसिज्म को इन्होंने लेमन स्क्वीजिंग क्रिटिसिज्म बोला है। लेमन स्क्वीजिंग क्रिटिसिज्म किसे बोला है? न्यू क्रिटिसिज्म को। यहां तो क्वेश्चन बनते हैं। ओके, किसने बोला है? ये टी.एस. एलियट ने। इनका पहला मेजर जो वर्क है पोएम में या पोएट्री कलेक्शन में हम कह सकते हैं द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक। 1915 में एज अ पोएम पब्लिश होता है, बट लेटर ऑन ये कलेक्शन में पब्लिश होता है। 1917 में इनका कलेक्शन आता है प्रूफॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन। ओके, आई थिंक 1919 में भी आता है, तो आप इसको एक बार चेक करिएगा। इनकी शादी होती है विवियन हेवुड से 1915 में। इनकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी नहीं रही है और लेटर ऑन इनकी शादी होती है 1957 में इनकी प्राइवेट सेक्रेटरी मिस वैलरी फिशर से। ओके, तो ये कुछ इनकी बायोग्राफी से कुछ पॉइंट्स थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। इन्होंने कुछ वर्क्स लिखे हैं क्रिटिसिज्म में, जैसे कि मेटाफिजिकल पोएट्स, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। तो ये सभी आपको वर्क्स के नाम याद रखने हैं। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टू whom did टी.एस. एलियट डेडिकेट द वेस्टलैंड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको डेडिकेट किया है इन्होंने? एजरा पाउंड को। एजरा पाउंड को डेडिकेट करते हैं। इल मेग्लियर फैब्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं एजरा पाउंड को? इल मेग्लियर फैब्रो। इंपॉर्टेंट है। विच नर्सरी राइम इज मेंशन एट द एंड ऑफ सेक्शन 5 व्हाट द थंडर सेड? लंदन ब्रिजेस फॉलिंग डाउन। ये बार बार रिपीट की जाती है, नर्सरी राइम है। What is the title of third section of
द पोएम द फायर सरमन। तो यहाँ से आपको पांचों सेक्शन के नाम याद रखने हैं। 5 सेक्शन, द बरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड। ये आपको याद रखने हैं। और यदि हम बात करें बेसलाइन की, तो इसका जो टाइटल है द बेसलाइन, इसका जो एपिग्राफ है ये लिया गया है पेट्रोनियस के सैट्रिकॉन से। ठीक है, पेट्रोनियस के सैट्रिकॉन से, द सैट्रिकॉन हम कह सकते हैं, यहां से एपिग्राफ लिया गया है। ओके, एपिग्राफ ऑफ द बेसलाइन, ये क्वेश्चन बनता है। और इस पोएम को, इस वर्क को पब्लिश किया गया था द क्राइटेरिया में। सबसे पहले आता है द क्राइटेरिया में, यूके में पब्लिश होता है अक्टूबर में 1922 में ही। फिर यूएस में पब्लिश होता है नवंबर में द डायल में। तो ये भी आपको याद रखना है, सबसे पहले किस में पब्लिश होता है, तो 1922, अक्टूबर 1922 में ये पब्लिश होता है यूके में, द क्राइटेरिया में। ओके, नवंबर 1922 में ये पब्लिश होता है यूएसए में, द डायल में। फिर दिसंबर में ये पब्लिश होता है 1922 में ही एज अ बुक फॉर्म। ओके, एज अ बुक फॉर्म। हाउ मेनी सेक्शंस मेड अप द वेस्टलैंड, तो ये आपको पता है 5 सेक्शंस हैं। इसमें आपको याद रखना संस्कृत वर्ड अपीयर होते हैं। सेक्शन 5 में क्या वर्ड्स थे, दत्ता, दयाधम, दामिता, गिव, सिंपैथाइज एंड कंट्रोल। Which of Shakespeare's plays is quoted in the line? Those are pearls that were his eyes. The Tempest के एरियल सॉन्ग से लिया गया है ये। एरियल का सॉन्ग है Those are pearls that were his eyes। यहाँ पे एक ड्राउंड फिनिशियन सेलर है, इसका क्या नाम है, कई बार क्वेश्चन बनता है। फिनिशियन सेलर, इसका क्या नाम है, प्लेबस। प्लेबस, डेथ बाय वाटर में आप देखते हैं इनका जिक्र। वॉट द थंडर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बृहदारण्य उपनिषद में। आपको बृहदारण्य उपनिषद का नाम भी याद रखना है, गिव, सिंपैथाइज एंड कंट्रोल। सेक्शन 5 में आपको देखने को मिलता है हु इज द ब्लाइंड प्रोफेटिक फिगर इन द पोएम हु हैज फोर सफर्ड ऑल। तो क्या नाम है इनका, टायरेशियस। टायरेशियस प्रोफेटिक फिगर है, आपको पूरी पोएम में देखने को मिलेंगे। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, द वेस्टलैंड को म्यूजिक ऑफ आइडियाज किसने बोला है, एलन टेट ने। ठीक है, इसे भी आप नोट करेंगे। और इस पोएम में आपको लीजेंड देखने को मिलेगी होली ग्रेल की, होली ग्रेल एंड फिशर किंग की आपको लीजेंड्री या मिथ हम कह सकते हैं। फिशर किंग, हॉली ग्रेल, फिशर किंग, इनकी आपको लेजेंडरी स्टोरी या आपको लेजेंड का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। तो आपको पांचों सेक्शन पढ़ने होंगे। द वेस्टलैंड पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है, तो आप लोग वीडियोस में जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको 5 सेक्शन की समरी मिल जाएगी। फ्रॉम विच वर्क आर द लाइन्स टेकन, एगनी ऑफ द मैरो, द एग्यू ऑफ द स्कल्टन, विस्पर्स ऑफ इमोर्टलिटी से लिया गया है। हालांकि इस पोएम से क्वेश्चन बना नहीं है। Whose line when lovely woman stoops to Holly is caught at the fire ceremony, ये इंपॉर्टेंट है, ये ओलिवर गोल्डस्मिथ से लिया गया, ओलिवर गोल्डस्मिथ के वर्क से लिया गया। शी stoops to conquer, I think, when lovely woman stoops to folly, लाइन ये आपको याद रखनी है। सॉरी, ये लाइंस आती हैं द विकार ऑफ वेकफील्ड में। ओके, इसको आप नोट कर सकते हैं, द विकार ऑफ वेकफील्ड एल्यूडेड है द वेस्टलैंड में। ओके, what does the title of section 1 refer, the burial of the dead। सेक्शन 1 का टाइटल मैंने आपको बताया था, द बरियल ऑफ द डेड। सेकंड इज अ गेम ऑफ चेस, थर्ड इज अ फायर सरमन, फोर्थ इज डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड इज लास्ट। सेटिंग क्या है ए गेम ऑफ चेस की, अ लग्जूरियस रिचुअली डेकोरेटेड ड्राइंग रूम एंड पब। दोनों आपको याद रखनी है, ड्राइंग रूम एंड पब की। पब में आपको लिली एंड अल्बर्ट की जो स्टोरी है वो देखने को मिलेगी। लिली एंड अल्बर्ट, लिली अपनी फ्रेंड के साथ जाती है और बताती हैं अपने हस्बैंड के बारे में, अपनी मैरिटल लाइफ के बारे में। Which court opens the burial of the dead, तो पहली लाइन आपको याद रखनी है, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। लास्ट लाइन है शांति शांति शांति। What is the shortest section in the wasteland, तो शॉर्टेस्ट सेक्शन क्या है, डेथ बाय वाटर, डेथ बाय वाटर। इसमें कई सारी लाइंस हैं, जैसे टू कार्ट्रेज देन आई कम,
लिटिल स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली टिल आई फिनिश माई सॉन्ग, ये फायर सलमन में लाइन आती है, आपको देखने को मिलेगी। अ गेम ऑफ चेस का टाइटल कई बार पूछा जाता है तो टॉमस मिडल्टन के प्लेस से आता है, अ गेम ऑफ चेस एंड विमेन बिवेयर विमेन, ये आपको याद रखना है। अनरियल सिटी, इसका मेंशन आपको किस सेक्शन में दिखेगा, तो फोर्थ सेक्शन में अनरियल सिटी का मेंशन आपको देखने को मिलेगा। मैडम सोटोट्रिस, इनका आपको जिक्र मिलेगा थर्ड सेक्शन में। मैडम सोटोट्रिस टैरोट कार्ड रीडर है। टाइपिस्ट सीन किस सीन में आता है, टाइपिस्ट सीन आता है द फायर सरमन में। ओके, ये याद रखना है, टाइपिस्ट सीन इन विच सेक्शन, द फायर सरमन। फ्लेबस द फोनिशियन सेलर, ये आते हैं डेथ बाय वाटर में, फ्लेबस नाम याद रखना है। वॉट द थंडर सेट में आपको फिशर किंग की मिथ देखने को मिलेगी, हॉली ग्रेल की मिथ देखने को मिलेगी, और यहाँ पे गैंगेस का भी जिक्र किया गया है। ओके, हु इज द थर्ड हु वॉक ऑलवेज बिसाइड यू, लाइंस आती हैं, और यहाँ पे लोकेशन पूछा गया, लोकेशन से कई बार सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पे द वेस्टलैंड में सेंट मैग्नस मार्टियर, सेंट मैरी बोलनोथ, लोअर टेम्स स्ट्रीट, ये सारी लोकेशन यहाँ पे दिखती हैं। ओके, कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं क्रिटिकल एज से, ये सारे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। विच कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द ओनली वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशन इन द फॉर्म ऑफ आर्ट इज बाय फाइंडिंग अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, a situation, a chain of events, which shall be the formula of the particular emotion। तो ये आपको याद रखनी है लाइंस, set of objects, a situation, a chain of events, which shall be the formula of the particular emotion। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इसमें ये बताया गया है कि जो भी प्रोटोगोनिस्ट के माइंड में जो चल रहा होता है या जो भी सीन होता है उससे कोरिलेटेड चीजें आसपास दिखाई जाती हैं। ऑब्जेक्ट को तभी तो आपको रिलेट कर पाते हैं, जैसे मूवीज में आप कोई सैड वाला सीन देखते हो तो आप आसपास देखते हैं पतझड़ जैसा मौसम होने लगता है, बारिश होने लगती है। कहीं भी आप ऐसा नहीं देखते हैं कि कोई सैड सीन हो, कोई ट्रेजेडी वाला सीन हो और वहां पे बसंत का मौसम दिखाया जा रहा है। क्या ऐसा कभी आपने देखा है? ऐसा नहीं देखा। सेम है जब आप हॉरर मूवी देखते हैं तो आपको हॉरर मूवी में आसपास का जो एटमॉस्फियर है वो बहुत ग्लूमी नजर आता है, वहां पे बहुत हैप्पीनेस नहीं दिखती। बट हैमलेट में इन्हें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं दिखता है। ये कहते हैं हैमलेट में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव फॉलो नहीं होता। हैमलेट को ये मोनालिसा ऑफ लिटरेचर भी बोलते हैं। In tradition and the individual talent, which two historical plays does Eliot mention to illustrate the idea of tradition? तो ये important point है, इन्होंने दो plays को mention किया है, एस्किलीज का एगमेम्नॉन एंड शेक्सपियर का ओथेलो, for giving the example of tradition. According to Eliot, where is one likely to find the most invisible part of a poet's work? तो ये tradition की बात करते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ ए पोएट्स वर्क कहाँ मिलता है, तो इन दोज पार्ट्स वेयर डेड पोएट्स assert देयर mortality। ये ट्रेडिशन इन इंडिविजुअल टैलेंट से ही लाइन ली गई, सेम एज इट मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है, और कई बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। व्हाट डज एलियट मीन बाय इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोएट्री? इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोएट्री का थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी आप कह सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है द पोएट मस्ट सरेंडर देयर पर्सनैलिटी इंटायरली टू द क्रिएटिव वर्क, मतलब उन्हें अपना जो भी सब्जेक्टिव अप्रोच है वो नहीं रखना चाहिए जब भी वो अपना वर्क लिख रहे हैं। Which essay contains Eliot's famous claim that Hamlet is an artistic failure? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Hamlet is an artistic failure, इन्होंने बोला है Hamlet and his problems में। सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्यों है Hamlet में आर्टिस्टिक फेलियर? अभी मैंने आपको बताया क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है। What is Eliot's critical stance on the metaphysical poets? मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में क्या बोलते हैं, ये इस भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। He praises them for unifying thought and feeling, जिसका नाम इन्होंने दिया है एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे डिसोसिएशन नहीं होगा, यहाँ पे एसोसिएशन होगा। एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी के लिए इन्हें अप्रेस किया है, अप्रिशिएट किया है। इनका कहना है कि जो 17वीं सेंचुरी में जो राइटर आते थे, जैसे मिल्टन की इन्होंने बात करी, ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, इन सबके टाइम से डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी होने लगता है। लेकिन अगर हम बात करें जॉन डन एवं इनके ग्रुप के जो राइटर्स थे उसमें एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है। दे यूनिफाइड थॉट एंड फीलिंग। ठीक है, दे यूनिफाइड थॉट एंड फीलिंग। अकॉर्डिंग टू एलियट, हु वाज मच possessed by death and saw the skull beneath the skin, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा जॉन वेबस्टर। हालांकि ये क्वेश्चन भी मैंने देखा नहीं किसी एग्जाम में। नेक्स्ट इज इन विच बुक वॉज एलियट्स एसे ट्रेडिशन इन इंडिविजुअल टैलेंट पब्लिश? तो ये आपको याद रखना है, इसको पहले तो इन्होंने ऐसे फॉर्म में पब्लिश किया था, बट लेटर ऑन ये द सेक्टेड वुड में भी आता है। तो आपको दोनों याद रखने हैं। 1920 ईयर ध्यान रखना है,
द सेक्रेड वुड में आता है ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट। Which phrase does Eliot use to describe the historical past in relation to the present? The historical past in relation to present, इसके लिए क्या बोलते हैं? The historical sense, मतलब कोई भी राइटर अगर वर्क लिख रहा है तो there should be a historical sense। उन्हें अपने जो भी राइटर्स हैं उनसे थोड़ी सी आप कह सकते हैं इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। ठीक है, जो ट्रेडिशन एंड विजुअल टैलेंट है थ्री पार्ट्स में आता है, ये आपको याद रखना है। पहले इन्होंने द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन पे बात करी है, फिर द थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोएट्री पे बात करी है, एंड देन द कॉन्क्लूजन। तो इस ऐसे के 3 पार्ट है। और द ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट की अगर पब्लिकेशन की बात करूं तो 1919 में ये आता है सबसे पहले द इगोइस्ट में एज एन एसे, और फिर 1920 में ये आता है द सैक्रेड बुक में। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं इसके, ये भी आप याद रखेंगे। ट्रेडिशन, देन थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोएट्री, देन द कॉन्क्लूजन। और यहाँ पे इन्होंने पोएट्री की डेफिनेशन दी है जो आपको याद रखनी है। पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। पोएट्री इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। और यहाँ पे इन्होंने एगमेम्नॉन और ओथेलो का एग्जाम्पल दिया है। इनका कहना है कि एगमेम्नॉन और ओथेलो दोनों में आर्टिस्टिक इफेक्ट दिखता है। It is apparently closer to a possible original than the scenes from Dante। तो ये आपको याद रखना है। और थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी को भी याद रखना है। थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी का मतलब है कि एक जो पोएट है उसे अपने आप को सरेंडर कर देना है, वॉट एवर ऑब्जेक्ट, वॉट एवर पोएम ही इज क्रिएटिंग। सेल्फ सेक्रीफाइस अगर होगा पर्सनैलिटी का तो ही एक अच्छा वर्क को लिख पाएगा। ओके, और ये वर्ड्सवर्थ की थ्योरी से बिल्कुल डिफरेंट है। वर्ड्सवर्थ के इन्होंने जो थ्योरी है उसे क्रिटिसाइज किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज एलियट मीन बाय डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी? तो डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, द सेपरेशन ऑफ थॉट फ्रॉम फीलिंग, द सेपरेशन ऑफ थॉट फ्रॉम फीलिंग इन इंग्लिश पोएट्री आफ्टर द मेटाफिजिकल्स। तो मेटाफिजिकल पोएट्स के बाद एक इन्हें डिसएसोसिएशन दिखा है, और 17th सेंचुरी के बाद इन्होंने बोला है, जैसे कि जब हम बात करें जॉन मिल्टन की, अलेक्जेंडर पोप की, जॉन ड्राइडन की, यहाँ पे डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी मिलता है। इवन इफ आई टॉक अबाउट रोमांटिक एज तो वहां पे बहुत ज्यादा इमोशन की बात करते हैं, न्यू क्लासिकल में बहुत ज्यादा रीजन की बात करते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इनका कहना है कि जो 16th सेंचुरी के पोएट्स थे या अर्ली 17th सेंचुरी के पोएट थे वो अपने थॉट को फीलिंग के माध्यम से ज्यादा दिखाते थे, जबकि जो बाद के जो पोएट्स हैं उन्होंने अपने थॉट्स को इमोशन के साथ मर्ज नहीं किया है। उनके थॉट्स फीलिंग से अलग ही नजर आते थे, अलग ही वो एक्सप्रेस करते थे। और एलिजाबेथन एंड जैकोबियन ड्रामेटिस्ट, इन दोनों की बात करें तो इनके अंदर एक मैकेनिज्म ऑफ सेंसिबिलिटी देखा जाता था, थॉट और इमोशन दोनों का। व्हाट इज एलियट्स एटीट्यूड टुवर्ड विलियम ब्लेक इन हिज क्रिटिसिज्म? तो विलियम ब्लेक को ये इनकी टेक्निकल मास्टरी के लिए प्रेज करते हैं, बट इनके ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क की कमी के लिए नहीं क्रिटिसाइज करते हैं। तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बना है, बट अगर राइटर से क्वेश्चन बने तो आप विलियम ब्लेक को टिक कर सकते हैं। इन हिज एसे द मेटाफिजिकल पोएट्स, व्हिच पोएट डज एलियट सिंगल आउट फॉर हिज टफ रीजनेबल बीनीथ द स्लाइट लिरिक ग्रेस? तो एंड्रयू मार्वेल को ये बोलते हैं फॉर हिज टफ रीजनेबल बीनीथ द स्लाइट लिरिक ग्रेस। ठीक है, तो ये आपको कुछ भी वर्ड्स याद रखने हैं। यहाँ से मैं आपको मार्क कर दे रही कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछे गए हैं। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी पूछा गया है, एंड यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। ट्रेडिशन से क्वेश्चन बनता है, व्हाट डज टी.एस. एलियट मीन बाय ट्रेडिशन? ये क्रिटिसिज्म से आपको जो भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एसोसिएशन था और डिसएसोसिएशन नहीं था। हैमलेट को इन्होंने आर्टिस्टिक फेलियर क्यों बोला है? हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर बोला है। इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोएट्री क्या है ये भी आपको याद रखना है। ओके, एंड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्लास हेल्पफुल लग रही है। अगर आपको लग रही है तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और अपने साथियों को भी आप शेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोफ्रॉग एंड अदर ऑब्जर्वेशंस की। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफ्रॉग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पोएम है, 1915 में ये पोएम आती है। दिस पोएम केम इन द ईयर 1915, एंड इफ आई टॉक अबाउट द कलेक्शन प्रोफ्रॉग एंड अदर ऑब्जर्वेशंस, ये आता है 1917 में। ओके, प्रोफ्रॉग एंड अदर ऑब्जर्वेशंस ये आता है 1917 में। इसकी आप डेट्स याद रखेंगे, और इस पोएम से लाइन बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो
आप लोग एक बार पोएम को रीड कर लेंगे, जो भी लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की। Let us go then you and I when the evening is spread out against the sky like a patient athrice upon a table। कई बार यहीं से लाइन पूछी जाती है। 1915 में ये पोएम पब्लिश होती है इंडिविजुअली। इसके बाद ये कलेक्शन में आती है 1917 में। और दांते एलिग्री से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहे हैं टीएस एलियट, और कहीं ना कहीं इस पोएम का स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलता है दांते की पोएट्री के जैसे। पोएट रूफॉक का सेंट्रल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या था? तो इनका सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या था? डिसीजन, इनडिसीजन, एलिनेशन, एग्जिस्टेंशियल फियर ऑफ सोशल रिजेक्शन। ये प्रपोज करने जा रहे हैं एक लेडी को, और इनको हमेशा अंडर कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है। ये एक सेल्फ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अपने आप से ही बहुत सारी बातें कर रहे हैं, इन्हें एलिनेटेड फील हो रहा है। यहाँ पे लाइन आती है, डू आई डेयर डिस्टर्ब द वर्ल्ड? नो, आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट, नॉर आई मीन टू बी। ठीक है, तो ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इसे हम कह सकते हैं इंटीरियर मोनोलॉग। इंटीरियर मोनोलॉग का एक बेस्ट एग्जाम्पल है ये। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग का ही एक सब टाइप हम कह सकते हैं। और इस वर्क को इन्होंने इसे डेडिकेट किया है, तो जीन वर्डनेल को डेडिकेट किया। जीन वर्डनेल, इस पोएम को हम कह सकते हैं डेडिकेटेड टू जीन वर्डनेल। यू कैन नोट डाउन। What is the famous refrain that concludes the poem The Hollow Man? इससे पहले एक और लाइन में बताना चाहूंगी प्रोफॉक में, इन द रूम वुमेन कम टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। ये लाइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फेमस रिफ्रेन क्या है? दिस इज द वर्ड, दिस इज द वे द वर्ड्स एंड नॉट विद अ बैंक बट विद अ वैम्पर। ये बहुत ज्यादा लाइन पूछी जा चुकी है। द होलो मैन की है लाइंस, दिस इज द वे द वर्ड एंड्स नॉट विद अ बैंक बट अ वेम्पर। डेडिकेट किसे किया गया? मैंने आपको बताया, जीन वर्डनेल। एश वेंसडे, इनके अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। इसकी ओपनिंग लाइन क्या है? बिकॉज आई डू नॉट होप टू टर्न अगेन। क्या लाइन है? बिकॉज आई डू नॉट होप टू टर्न अगेन। फर्स्ट लॉन्ग पोएम मानी जाती है और कन्वर्सेशनल पोएम ही इसे बोला जाता है। ओके, which religion did T.S. Eliot convert in to 1927? तो ये भी आपको याद रखना है। मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, कि इन्हें ब्रिटेन की सिटीजनशिप मिलती है 1927 में, और 1927 में ये अपना रिलीजन भी कन्वर्ट करते हैं। एंग्लिकन धर्म को ये अपना लेते हैं। ठीक है, क्रिश्चियनिटी को अपनाते हैं, एंग्लिकन को। What do the three white leopard consume in Ash Wednesday? तो Ash Wednesday में three white leopard का जिक्र आया है। ये क्या कंज्यूम करते हैं? तो स्पीकर का लेग, हार्ट एंड लिवर। तो जब आप पोएम को पढ़ेंगे तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। स्पीकर का लेग, हार्ट एंड लिवर ये कंज्यूम कर लेते हैं थ्री व्हाइट लेपर्ड। Which poem depicts the difficult journey to witness a birth? ये इंपॉर्टेंट है, द जर्नी ऑफ द मेसाई। इंपॉर्टेंट पोएम है द जर्नी ऑफ द मेसाई। नैरेटर कौन है? तो यहाँ पे थ्री वाइज मैन है, तो इसमें नैरेटर उन्हीं में से एक है। पोएम का आप नाम जाने रहिए, यहाँ से अगर आपको बेसिक क्वेश्चन भी बनते हैं तो यहाँ से आप कर पाएंगे। ओके, जेरोंशन भी एक पोएम है, वहां से भी आपको भी क्वेश्चन मिलेंगे। जेरोंशन पोएम का जो टाइटल है वो इम्पोर्टेंट है, और एपिग्राफ कहाँ से लिया गया ये इंपॉर्टेंट है। तो एपिग्राफ लिया गया है मेजर फॉर मेजर से, शेक्सपियर का प्ले है, और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म में लिखी गई है। जेरोंशन का मतलब होता है अ लिटिल ओल्ड मैन। मर्डर इन द कैथेड्रल, अब हम प्ले की बात करते हैं। मर्डर इन द कैथेड्रल ये प्ले कैसा प्ले है? तो एक पोएटिक वर्स ड्रामा है। कैसा वर्क है ये? अ पोएटिक वर्स ड्रामा, या पोएटिक ड्रामा भी हम इसे कह सकते हैं। इनके कुछ प्लेज में आपको पढ़ना होगा मर्डर इन द कैथेड्रल, जिसका पब्लिकेशन ये भी इम्पोर्टेंट है 1935। इसके अलावा एक और वर्क है द फैमिली रियूनियन, इसका पब्लिकेशन है 1939। द कॉकटेल पार्टी 1949। द कॉन्फिडेंशियल क्लब 1953। ये आपको थोड़ी सी ईयर याद रखनी हो। ठीक है, और मर्डर इन द कैथेड्रल की बात करें तो ये 1170 की स्टोरी है। ओके, सेंट थॉमस बैकेट, एंड यहाँ पे बात हो रही है हेनरी सेकंड की। सेंट थॉमस बैकेट जो कि आर्क बिशप बन जाते हैं। इस प्ले को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंटरल्यूड भी इसमें है। सब्जेक्ट क्या है इस प्ले का? तो थॉमस बैकेट का मार्टिरियम यही सब्जेक्ट है। विच प्ले फीचर्स द कैरेक्टर हैरी लॉर्ड मॉन्चेस्टी। तो यहाँ पे हैरी जो है वो द फैमिली रियूनियन में है।
ओके, बहुत सालों बाद ये अपने घर वापस आ रहे हैं। एमी है इनकी मदर, लेडी एमी हम कह सकते हैं। यहाँ पे लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कीप विशवुड अलाइव टू कीप द फैमिली अलाइव, टू कीप देम टुगेदर, टू कीप मी अलाइव एंड आई कीप देम। तो ये एमी विशवुड की लाइंस हैं। विशवुड सॉरी एमी मॉन्टेंसी की लाइंस हैं, और विशवुड ये जगह है जहाँ पे ये रह रही है। सभी लोग गेट टुगेदर हुए हैं। हु इज द नरेटर ऑफ जेरोनशन द एन ओल्ड मैन? जेरोनशन का मतलब क्या होता है? लिटिल ओल्ड मैन। यहाँ पे मैंने आपको बताया था मेजर फॉर मेजर, यहाँ से एपिग्राफ लिया गया है। ओके, ये भी क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं आपको यहाँ से काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेंगे जो कि पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। विच कलेक्शन कंटेन्स द पोएम स्वीनी अमंग द नाइटिंगल्स? तो स्वीनी अमंग द नाइटिंगल्स, यहाँ पे नाइटिंगल्स किसे सजेस्ट कर रहा है? प्रोस्टिट्यूट्स को। और ये एक इंपॉर्टेंट पोएम हो जाती है। यहाँ पे आपसे थीम वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं और कलेक्शन भी बन सकते हैं। 1920 में पोएम आती है, ये आपको याद रखना है। वर्स ड्रामा के फॉर्म में लिखी गई है इसे, सॉरी वर्स ड्रामा के फॉर्म में नहीं लिखी गई। दिस इज अ पोएम, दिस इज रिटन इन वर्स फॉर्म। पोएम्स में आती है 1920 में, ठीक है। Which play of Eliot's won a Tony Award? The Cocktail Party. Cocktail Party 1949 में आता है, ये मैंने आपको बताया था। और इनके टोटल 7 प्लेज है, ये आपको ध्यान रखने हैं। इस प्ले की अगर हम बात करें द कॉकटेल पार्टी की, तो ग्रीक प्ले राइट यूरिपिडीज की प्लेस पे बेस्ड है, ये भी आपको याद रखना है। बेस्ट प्ले के लिए से 1950 में अवार्ड मिलता है। 1950 के लिए बेस्ट प्ले के लिए अवार्ड मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। Okay, now let's talk about next questions. In which year did T.S. Eliot receive the Nobel Prize? Very important question. 1948 में इन्हें नोबेल प्राइज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ विच नेशनैलिटी वाज टी.एस. एलियट बाय बर्थ? कई सारे क्वेश्चन हैं, यहाँ पे मैं अलग करना रह गया है। तो किस नेशनैलिटी के थे ये बाय बर्थ? अमेरिकन थे। बाय बर्थ क्या थे? अमेरिकन थे। मैंने आपको बताया था यूएसए में इनका जन्म होता है, लेकिन ये ब्रिटिश सिटीजन बन जाते हैं। तो कब बनते हैं? 1927 में ये ब्रिटिश सिटीजन बन जाते हैं। 4 पोएम आपको बतानी है एलियट के, 4 क्वार्टेट्स की। इंपॉर्टेंट है, 4 क्वार्टेट्स आता है 1945 में। चारों पोएम के आपको याद रखने नाम। बर्ट नॉर्टन, बर्ट नॉर्टन ये किसका सिंबल है? एयर का, ये भी पूछा जाता है कई बार, एयर का सिंबल है। ईस्ट कॉकर, ईस्ट कॉकर ई से आप याद कर लीजिए अर्थ, ठीक है। ड्राई सैल्वेजेस, ड्राई, ड्राई से आप ड्राई का अपोजिट कर लीजिए वाटर। अब क्या बचा? एयर, अर्थ, वाटर, अब बच गया फायर। तो फायर है लिटिल गिडिंग फायर। तो चारों को आपको याद रखना है। ई फॉर आप अर्थ याद कर लीजिए, ड्राई से आप वाटर को कनेक्ट कर लीजिए, एंड बर्न, बर्न से आप कनेक्ट कर लीजिए एयर को, यदि आपको कोई भी कनेक्शन आप बना पा रहे कोई ट्रिक, ठीक है। एंड लिटिल गिडिंग इज फायर। व्हाट मेजर लिटरेरी मूवमेंट इज टी.एस. एलियट मोस्ट एसोसिएटेड विद? तो ये हाई मॉडर्निज्म से एसोसिएटेड है, हम कह सकते हैं मॉडर्निस्ट। जो भी टेक्निक है वो इनकी पोएम में देखने को मिलती है, जैसे फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है, इंटरटेक्चुअलिटी है, और वर्ल्ड वॉर सेकंड का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इनकी पोएम में आपको फ्री वर्स के फॉर्म में भी पोएम देखने को मिलती है। तो कई सारे आपको जो फ्रेगमेंटेशन या कई सारे जो फीचर्स है मॉडर्निज्म के, वो आपको इनकी पोएम में देखने को मिलेंगे। Which magazine did T.S. Eliot edit and which published his own poem The Wasteland? तो यहाँ से भी आपको 2 पॉइंट याद रखना है इनकी बायोग्राफी से भी, कि ये 1917 से 1919 में ईगोइस्ट को, द ईगोइस्ट के लिटरेरी एडिटर रहते हैं। 1970 से 1919 में एडिटर रहते हैं ये द क्राइटेरिया, ओके। और ये फाउंडर भी रहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ही वॉज ऑल्सो फाउंडर, ओके। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और 1923 में ये एडिटर बनते हैं किसके? नेक्स्ट जो मैगजीन है आपको याद रखनी है, द क्राइटेरिया, ओके सॉरी, यहाँ पे द ईगोइस्ट होना चाहिए। लेट मी रीराइट इट, यहाँ पे आप नोट करिए द ईगोइस्ट, ओके। और देन
इन्होंने 1923 में द क्राइटेरिया को भी फाउंड किया। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एडिटर भी रहते हैं और फाउंडर भी रहते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो द क्राइटेरिया में इनकी पोएम पब्लिश होती है, मैंने आपको बताया था, यूएसए में द डायल में नवंबर 1922 में, अक्टूबर 1922 में द क्राइटेरिया में पब्लिश होती है। What does T.S. Eliot mean by the term objective correlative? तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। A set of objects, a situation or a chain of events that serves as the formula for a particular emotion. In which essay he introduced this concept to Hamlet in his problems. ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। हैमलेट को इन्होंने क्या बोला है? आर्टिस्टिक फेलियर। सेपरेशन ऑफ थॉट एंड फीलिंग इन इंग्लिश पोएट्री, इसके लिए इन्होंने कौन सा टर्म यूज किया है? डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड है। डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये किस ऐसे में ये लाइंस आती हैं या टर्म आता है? द मेटाफिजिकल पोएट्स, ईयर इंपॉर्टेंट है 1920। मैं आपसे बात कर रही थी ट्रेडिशन की डेफिनेशन के बारे में, तो यहाँ है वो क्वेश्चन। इन ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, हाउ डज एलियट डिफाइन ट्रेडिशन? तो ट्रेडिशन को ये क्या बोलते हैं? इट इन्वॉल्व्स अ हिस्टोरिकल सेंस दैट एनकंपासेस बोथ द पास्ट एंड द प्रेजेंट। ये आपको सेम लाइंस ऑप्शन में मिल सकती हैं एग्जाम में। अकॉर्डिंग टू एलियट, in tradition and the individual talent, what is poet's mind compared to? very important question. poet को mind को किससे compare किया गया है? तो a catalyst या a shred of platinum, a catalyst or a shred of platinum. what is Eliot's stance on the poet's personality? poet की personality के बारे में T.S. Eliot क्या बोलते हैं? तो अभी मैंने आपको poem की definition बताई थी according to T.S. Eliot। जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको विलियम वर्ड्सवर्थ की, T.S. Eliot की, जॉन गेट्स की, इन सबकी पोएट्री की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो ये बोलते हैं पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। याद रखनी है, लाइन्स याद रखनी है, कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाती हैं। In tradition and individual talent, which two classical figures plays are mentioned as reference to tradition? Tradition के एग्जाम्पल के तौर पे किसके, कौन से दो क्लासिकल राइटर्स हैं जिनके ये प्लेस बताते हैं? तो मैंने आपको बताया था एस्किलीज का एगमेमनॉन एंड शेक्सपियर का ओथेलो। In which collection of essays was tradition and the individual talent first published? तो शुरुआत में तो हम देखते हैं ये अलग फॉर्म में आता है, मतलब ये एज एन एसे ही आता है, बट लेटर ऑन इट पब्लिश्ड इन द ईयर 1920 इन द सैक्रेड वुड। तो ये भी आपको याद रखना है। पहले तो आता है 1919 में द ईगोइस्ट में। T.S. Eliot famously asserted himself in the preface to For Lancelot and Russe। यहाँ से क्वेश्चन बना है कि किस राइटर का ये स्टेटमेंट है। 1928 में इन्होंने एक वर्क का प्रेफेस लिखा है फॉर लैंसलेट एंड ड्रूस। क्या बोला है? A classicist in literature or royalist in politics and an Anglo-Catholic in religion। इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है। क्या बोला है इन्होंने? अ क्लासिसिस्ट, लिटरेचर में क्या है? क्लासिसिस्ट। रॉयलिस्ट है किसमें? पॉलिटिक्स में। और रिलीजन में क्या है? तो एंग्लो कैथोलिक है। रिलीजन में क्या है? एंग्लो कैथोलिक है। विच टाइप ऑफ प्ले इज द मर्डर इन द कैथेड्रल? तो ये एक वर्स ड्रामा है। क्या है ये? वर्स ड्रामा। इट इज अ वर्स ड्रामा रिटन फॉर परफॉर्मेंस। वर्स ड्रामा क्या होता है? परफॉर्मेंस के लिए ही लिखा जाता है। ओके, हु इज द प्रोटोगोनिस्ट? हमने डिस्कस किया था। हाउ मेनी टेम्पर्स डज थॉमस बेकेट फेस? तो ये आपको याद रखना है, 4 टेम्पर्स थे। टोटल कितने टेम्पर्स है? 4 टेम्पर्स। इनकी बायोग्राफी हमने अभी डिस्कस की थी। इनका नेटिव कंट्री क्या था? यूएसए था। ही वाज बोर्न इन सेंट लुइस मिसौरी। ठीक है, ये कई बार मैच मेकिंग के लिए स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जाता है। होलो मैन की हमने एंडिंग देखी थी। हाउ डज द होलो मैन एंड? ये पोएम कैसे एंड होती है? नॉट विद अ बैंग बट विद अ वेम्पर। ये रिफ्रेन हम कह सकते हैं। होलो मैन की प्राइमरी थीम क्या थी? अब आपको थीम याद रखनी, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मॉडर्निस्ट पोएट थे ये, और रिप्रेजेंटेटिव मॉडर्न एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ मॉडर्न एज थे। स्पिरिचुअल बैरनेस एंड मॉडर्न डिसइल्यूजनमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है। विच कोड इंट्रोड्यूसेस द होलो मैन एज अ रेफरेंस टू अ हिस्टोरिकल फिगर? ये जोसेफ कॉनराड हार्ट ऑफ डार्कनेस से लिया गया है। मिस्टर पुश ही डेड। ठीक है, मिस्टर पुश ही डेड, ये लास्ट की लाइन है जोसेफ कॉनराड की, यहां से लाइन ली गई है। ये भी क्वेश्चन बनता है, व्हिच पोएम इज रेफर्ड इन द एपिग्राफ मिस्टर पुश ही डेड? तो जोसेफ कॉनराड का वर्क है फ्रॉम हार्ट ऑफ डार्कनेस। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा डेप्थ पे जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, तो ये मैंने ऐड कर दिया है।
लव सॉन्ग ऑफ जे फ्रॉक में देखते हैं व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ कन्वर्सेशन अमंग द वीमेन। तो यहां से मैंने लाइन बताई थी, इन द रूम दे कम टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। यहाँ पे एक फ्रेज आता है, आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विथ कॉफी स्पून्स। आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विथ कॉफी स्पून्स। इसका क्या मतलब है कि जो इनकी लाइफ है वो एक टीडियस अनइवेंटफुल एंड ट्रिवियल एग्जिस्टेंस को दिखा रही है। Prufrock की client very important. I am an attendant lord. One that will do to swell a progress, start a scene or two. इसका क्या मतलब है? ये अपनी लाइफ को दिखाने की इनकी लाइफ बहुत इनसिग्निफिकेंट है, अनइम्पोर्टेंट है। In the room, women come talking of Michael Angelo. Michael Angelo. इस पोएम में किस पोएट के वर्क को रेफर किया गया है? मैंने आपको बताया था दांते का इन्फर्नो। दांते की बुक से इन्फ्लुएंस है ये वर्क। दांते का इन्फर्नो, इसको एल्यूड किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन है सारे आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ रहे होंगे। व्हाट डज प्रोफ्रॉक फेमसली वंडर इफ ही डेयर टू। तो क्या कहते हैं, डू आई डेयर टू डिस्टर्ब द वर्ल्ड, डू आई डेयर डिस्टर्ब द वर्ल्ड। डेयर के बाद टू नहीं लगता है, ओके। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर आई वाज मीन टू बी, ये भी इंपॉर्टेंट है। आई ग्रो ओल्ड आई शैल वियर द बॉटम्स ऑफ माय ट्राउजर्स रोल्ड। ठीक है, यहाँ तक हो गया है द प्रोफ्रॉक से। अब द वेस्टलैंड से हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। हु इज द नरेटर हु यूनिफाइज ऑल द डिस्टिंक्ट वॉइसेस इन द वेस्टलैंड। तो कौन है जो सभी की वॉइसेस को यूनिफाई करता है, तो उसका नाम है टाइरेसियस। आपको ये क्वेश्चन और ध्यान रखना है, द गेम ऑफ चेस में एक मिथ आती है फिलोमिल की। ओके, फिलोमिल हु वाज रेड बाय हर ब्रदर इन लॉ, और ये नाइटिंगेल में कन्वर्ट हो जाती है और जग जग सॉन्ग आती है, ये आपको याद रखना है। और फायर सरमन में मिस्टर यूजेनाइट्स का जिक्र होता है। मैडम सोस्ट्रेस के टैरो कार्ड में भी इनका एक कार्ड रहता है। और वन आइड मर्चेंट है। वन आइड मर्चेंट क्यों है, क्योंकि इनकी वन आई जो है वो मेटलिज्म को दिखा रही, दूसरी स्पिरिचुअलिटी को दिखा रही, जो स्पिरिचुअलिटी नहीं है ड्यू टू ग्रोइंग मेटलिज्म, तो ये आपको याद रखना है। एंड स्वीट टेम्स भी बोला गया है यहाँ पे, स्वीट टेम्स, लिटिल स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली टिल आई फिनिश माय सॉन्ग, ये भी आपको याद रखना है। हेमाफ्रोडाइट, टाइरेशियस कौन है, हेमाफ्रोडाइट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु इज मेल एंड फीमेल बोथ एट द सेम टाइम। तो ये ब्लाइंड है, ये देख नहीं सकते हैं, बट फ्यूचर को ये प्रेजेंट कर सकते हैं। Which famous line subvert the traditional view of spring as a time of joy? तो अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, यहाँ से आपको एल्यूजन मिलेगा चौसर के द कैंटरबरी टेल्स का। ठीक है, एल्यूजन है, ये आपको ध्यान रखनी है, एल्यूजन टू चौसर्स कैंटरबरी टेल्स। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द पोएम द वेस्टलैंड? तो 5 सेक्शंस हैं। नर्सरी टाइम हमने डिस्कस की थी, व्हाट द थंडर सेड में लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। सेक्शन थर्ड का क्या नाम है? कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, द फायर सरमन एंड द गेम ऑफ चेस में काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो आपको याद रखना है थर्ड सेक्शन इज द फायर सर। फायर सरमन का टाइटल कहाँ से आता है? विच रिलीजियस सरमन इज द टाइटल डिराइव फ्रॉम? तो बुद्धा की द फायर सरमन से आता है। इसके पहले सेक्शन में आपको हाइफ्रोडाइट लेडी का भी जिक्र था, नॉट हाइफ्रोडाइट लेडी बट हाइफ्रोडाइट गर्ल, जिसे हम आप कह सकते हैं सेंसिटिविटी या सेंसिटिव, इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाइफ्रोडाइट वर्ड, ये आपको याद रखना है। संस्कृत वर्ड्स जो अपीयर होते हैं एट द एंड ऑफ द पोएम, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। दत्ता दहदम दामता, जिसका मतलब होता है गिव, सिंपैथाइज एंड कंट्रोल। हु इज द ब्लाइंड शेयर दैट अपीयर इन द वेस्टलैंड? तो टाइरेशियस है। सेक्शन 4 क्या है? तो डेथ बाय वाटर। सेक्शन 4 इज डेथ बाय वाटर। ड्राउन फोनिशियन सेलर कौन है? फ्लेबस है। फॉर्चून टेलर विद अ विक्ड कार्ड ऑफ विक्ड पैक्ट ऑफ कार्ड, ये कौन है? मैडम सोस्ट्रेस। बहुत ध्यान रखना है आपको इस क्वेश्चन का, मैडम सोस्ट्रेस आती है। मर्चेंट कौन है? मर्चेंट फ्रॉम समायना कौन है? मिस्टर यूजेनाइट्स। क्या नाम है इनका? मिस्टर यूजेनाइट्स। यहाँ पे आपको एक पोएम और याद रखनी है जो मेंशन नहीं किया मैंने, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है, पोएम का नाम आपको याद रखना है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इन्होंने भी पोएम एक लिखी है, पूछी जाती है ये पोएम, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। नाम याद रखिए बस आप। ओके, और जेरोनिशन के बारे में मैंने आपको बताया। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये टर्म आता है द मेटाफिजिकल पोएट्स में, आपको ये याद रखना है। द होलो मैन की लाइन्स याद रखनी है। एज वेस्टिक पोएम कन्वर्सेशनल पोएम में से एक है और लॉन्ग पोएम है, फर्स्ट लॉन्ग पोएम। एरियल पोएम आपको याद रखनी है।
ठीक है। एरियल पोएम्स किसने लिखी है? तो टी.एस. एलियट ने लिखी है। फेबर एंड फेबर पब्लिकेशन के लिए आती है ये एरियल पोएम्स और 6 हैं टोटल। इसमें द जर्नी ऑफ द मेसाई, अ सॉन्ग फॉर साइमन, एनिमला, मैरिना, ट्रायम्फल मार्च, द कल्टीवेशन ऑफ क्रिसमस ट्री आती है। इसमें आपको द जर्नी ऑफ द मेसाई एंड मैरिना याद रखना है, बाकी नहीं याद रखना है। इनके प्ले की हम बात करें तो स्वीनी एगोनिस्टस भी इनका एक प्ले है और द रॉक है, मर्डर इन द कैथेड्रल है, द फैमिली रियूनियन, द कॉकटेल पार्टी, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क है। क्रिटिसिज्म में आपको द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म भी याद रखना है। द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म ये एक लेक्चर दिया गया था और ऐसे फॉर्म में भी ये आता है। थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी मैंने आपको बता ही दी है। हैमलेट इन हिज प्रॉब्लम्स में आपको ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव याद रखना है। कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखना है। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी आती है, ये आपको याद रखना है। हैमलेट एंड इन हिज प्रॉब्लम्स में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव आता है। द मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में जो ये एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो टर्म बोलते हैं, स्पेशली ये आता है द मेटाफिजिकल पोएट्स में, तो आपको ये भी याद रखना है। कई बार लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं, जो कि गलती नहीं करनी है। प्रोफॉग एंड अदर ऑब्जर्वेशंस में आपको कुछ लाइन्स याद रखनी है, तो मैंने आपको काफी लाइन्स बता दी हैं। द वेस्टलैंड में आपको इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस याद रखने हैं और किसे डेडिकेट की गई थी, और ये भी पूछा जाता है द वेस्टलैंड लिखा किस फॉर्म में गया है, मतलब फ्री वर्ड्स में है तो ब्लैंक या ब्लैंक वर्ड्स में, तो ज्यादातर लोग इसे ब्लैंक वर्ड्स ही मानते हैं, हालांकि ये फ्री वर्ड्स में भी कुछ पार्ट है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ज्यादातर आपको फ्री वर्ड्स ब्लैंक वर्ड्स में कंफ्यूजन ही देखने को मिलता है, लेकिन जो आयोग वाला द्वारा जो आंसर टिक किया जाता है वो ब्लैंक वर्ड्स ही माना जाता है। और इसमें टोटल 433 लाइन्स थी। ठीक है, और भी लाइन्स थी लेकिन थैंक गॉड कि एजरा पाउंड के सजेशन में इन्होंने कम कर दिया है। ठीक है, एपिग्राफ आपको याद रखना है। सिनेमेटोग्राफिक टेक्निक आपको देखने को मिलती है और इसमें आपको और चीज याद रखनी है कि टाइटल, फर्स्ट टाइटल क्या था, तो फर्स्ट टाइटल इन्होंने लिया था डिकेंस के आवर म्यूचुअल फ्रेंड से, इसको मैं नोट कर रही हूँ। He do the police in different voices. He do the police in different voices. ये ओरिजिनल टाइटल था द वेस्टलैंड का, बट इन्होंने चेंज किया है ओरिजिनल टाइटल। ये क्वेश्चन बना था कि ये टाइटल कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है? डिकेंस के और म्यूचुअल फ्रेंड से, डिकेंस के और म्यूचुअल फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये रिवीजन क्लास आपको पसंद आई है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप जरूर बताइएगा। टेलीग्राम के माध्यम से भी आप बता सकते हैं या मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और भी क्लासेस लाती रहूं। और मेरा पूरा प्लान है कि आपके जो एग्जाम अभी चल रहे हैं उसके बाद नेट के अकॉर्डिंग कुछ और लेक्चर्स बनाने का, तो बहुत जल्द मैं आपके लिए 1 बाय 1 जो टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग, वो भी लाती रहूंगी। एक लाइन और आपको याद रखनी है, जो लास्ट आज की कोटेशन है, मेटाफिजिकल पोइट्स में इन्होंने एक लाइन बोली है, थॉट टू डन वाज एन एक्सपीरियंस, थॉट टू डन वाज एन एक्सपीरियंस, इट मॉडिफाइड हिज सेंसिबिलिटी। तो ये लाइन आप याद रखेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास, टुडेज रिवीजन क्लास। आई होप दिस वाज वेरी हेल्पफुल फॉर यू and you will definitely qualify your exams. Thank you so much. Best of luck. Take care.